तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश बौद्ध है और आज हम बात करेंगे मिलेट्स के ऊपर, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों 2023 वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बात है दोस्तों 2018 में क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूएन में, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ इनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया 2018 में कि मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित मिल सके वर्ल्ड वाइड। 2021 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रस्ताव लिया गया, पास किया गया और 2023 में ये वर्ष मिलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की गई। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिलेट्स को अन्य नाम क्या क्या है मिलेट्स के, यानी कि जो मोटे अनाज है उसको क्या क्या नाम से जानते हैं। तो पवित्र अनाज इसको कहा जाता है और साथ ही साथ श्री अन्न, स्पेशली आजकल चल रहा है कि श्री अन्न का नाम भी क्या है, मोटे अनाज को ही दिया गया है। और ये अनाज, ये स्पेशली हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये नाम दिए गए हैं। तो जानते हैं दोस्तों सबसे पहले कि मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। जो फसलें हैं, सोरगम यानी कि ज्वार जिसे कहा जाता है, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, कुटकी, चैना और कांगनी, और साथ ही साथ अमरंथस, इसको चौलाई कहा जाता है। अगर इनका दोस्तों जो मोटे अनाज है वो दरअसल मोटे अनाज नहीं है, वो क्या है, एक स्मॉल सीडेड का ग्रुप है, यानी कि जितने भी हमारे बारीक सीड होते हैं उसका क्या एक समूह है जिसको हमने क्या दिया है, मोटे अनाज कहा है। ठीक है, तो हमने फसल आपको बता दिया, मोटे अनाज कौन कौन सी फसलें आती है इसके बारे में हमने बता दिया, और इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी, ये भी हमने आपको बता दिया है। और अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा वर्ल्ड वाइड इसका सिनेरियो कि कहाँ कितना होता है इसका प्रोडक्शन हो या एरिया किस देश में कितना है, और वर्ल्ड वाइड जानेंगे। साथ ही साथ हम इंडिया के बारे में भी जानेंगे, इंडिया में कितना इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती है। अगर हम विश्व की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में इसका प्रोडक्शन होता है। और अफ्रीका की बात करें तो 490 यानी 489 लाख हेक्टेयर एरिया में ये प्रोडक्शन उगाया जाता है, जबकि प्रोडक्शन की बात करें कि 423 लाख टन, इसमें ये क्या होता है, लाख टन में इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के सिनेरियो में देखेंगे, इंडिया की स्थिति तो 138 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका क्या होता है, पूरा बुआई होती है, और साथ ही साथ जो इसका प्रोडक्शन होता है दोस्तों 173 लाख टन इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इंडिया की बात करें तो 173 लाख टन इसका प्रोडक्शन होता है, जो कि एशिया में 80% कवर करता है। अगर वर्ल्ड की स्थिति की बात करें तो इंडिया प्रोडक्शन जितना होता है 173, तो वो 20% के लगभग बन जाता है, तो 20% क्या करता है, वर्ल्ड वाइड इसमें कवर करता है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। अगर ग्लोबल एवरेज यील्ड की बात करें तो 1229 किलोग्राम पर हेक्टर ग्लोबल एवरेज यील्ड है, जो प्रोडक्टिविटी जिसको कहा जाता है। और इंडिया की बात करें तो 1239 किलोग्राम पर हेक्टेयर में ये प्रोडक्टिविटी होती है। ये आपको हमने थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो बता दिया कि स्थिति क्या है मोटे अनाज में इंडिया की, और साथ ही साथ ग्लोबल में कौन कौन सी भी होती है। अगर यदि हम टॉप 5 स्टेट की बात करें तो सबसे ऊपर राजस्थान आता है मोटे अनाज में, और साथ ही उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये टॉप 5 स्टेट आती है। जितने भी ये डाटा हैं ये आपके FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी बेनिफिट की बात करें, क्या क्या इसमें बेनिफिट इस मोटे अनाज का है, जो हमने बताया कोदा, झंगोरा, और साथ ही साथ जो आपके ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें होती है। ये लाभ क्या क्या है, सबसे पहले हम मोटे अनाज के लाभ की बात करें तो सेहत की दृष्टि से क्या क्या लाभ है, तो उसमें देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एवं महिलाओं के पोषण में जो कमी होती है उसको दूर करता है, जैसे एनीमिया हो गया, इस टाइप एनीमिया को दूर करता है। साथ ही साथ जो हमारे शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ठीक है, खेती करने की अगर हम बात करें, अब खेती के लिए क्या बेनिफिट है, देखिएगा दोस्तों ये सबसे अच्छा जो ये मोटा अनाज होता है इसको हम असिंचित क्षेत्र में इजीली कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पानी की सुविधा कम है वहाँ पे हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं असिंचित क्षेत्रों में उगाने के लिए, और इजीली उगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम खेती की बात करें इसमें, तो जैसे हल लगाते हैं खेतों में तो इसमें एक ही जुताई में काफ़ी प्रोडक्शन दे देता है, ज़्यादा जुताई करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक ही जुताई में भी काम हो जाता है। ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, FIM ज़्यादा हमारे जो खाद होती है उसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, FIM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसमें ही ये काम चल जाता है। और स्पेशली इसमें अगर हम जैविक रूप से करें तो जैविक रूप से भी अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त दे सकता है।
अब बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या-क्या चैलेंजेस है, यानी क्या-क्या कठिनाई आती है इस फसल को यदि हम ग्रो करते हैं। कठिनाई के लिए सबसे पहले देखो मार्केटिंग नहीं मिल पाती है प्रॉपर रूप से। यदि कोई फार्मर्स इसको उगा रहा है या कोई किसान उगा रहा है तो उसको सही समय पे बाज़ार नहीं मिल पाता है, ताकि वो अपने फसल को उसको मार्केट में बेच सके, जहाँ से उसको अधिक लाभ मिल सकता है। और दूसरी कठिनाई की बात करें दोस्तों तो एमएसपी, यदि मार्केट तक पहुँच जाए ये जो हमारे मोटे अनाज तो उसको एमएसपी किस रूप में सही ढंग से मिल सके, ये एमएसपी नहीं मिलती। इसके लिए सरकार के द्वारा क्या गया इस बार एमएसपी काफ़ी एमएसपी की बात करें जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। यदि गाँव के लोग अगर किसी भी फसल को यानी कि मोटे फसल को अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है वो 35.75 यानी कि 35 रुपये 75 पैसा उत्तराखंड सरकार के द्वारा रखा गया है कोदो झंगोरों के ऊपर। उत्तराखंड के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं, 35 रुपये 75 पैसा इसमें रखा गया है। अब मार्केट की बात करें, ये तो एमएसपी की बात है कि 35 रुपये तो रख दिया, लेकिन मार्केट कहाँ बेचे? तो इसके लिए फिर मैं कहूँगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो सहकारी समिति होती है गाँव में, वहाँ जाके आप अपनी फसल को ले जा सकते हैं और वहाँ आप अपने फसल को बेच सकते हैं सहकारी समिति में, ठीक है? जो नज़दीकी सहकारी समिति है वहाँ खरीदने के लिए इसमें सरकार के द्वारा जोर रखा गया है। ये इसमें कुछ कठिनाइयाँ थी जिसका सरकार के द्वारा सॉल्यूशन भी कर दिया गया है। तो अधिक तो देखिएगा दोस्तों जो ये मोटे अनाज होते हैं लोग क्या आज की डेट में इसको खाने में कम पसंद करते हैं, इसलिए इसको पुनर्जीवित लोगों की थाली में ये पुनर्जीवित हो सके, यानी कि लोगों की थाली में दोबारा आ सके, तो सरकार के द्वारा इसमें सरकार के द्वारा या लोग एनजीओ काफ़ी एनजीओ भी और सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो जैसे इसके द्वारा बाय प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे केक बनाया जा सकता है, बिस्किट बनाए जा रहे हैं, मोमोज़ बनाए जा रहे हैं मोटे अनाजों का, ताकि वो लोग इसमें चाव से खाएँ और अलग-अलग इसमें वैरायटी लोगों को मिल सके खाने में। इसके लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इसलिए जैसे कोदा झंगोरा डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें हमें अब फ़ोकस करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ जो शरीर है, स्वस्थ शरीर बन सके और लोगों को बीमारी से दूर रख पाएँ। तो आज की वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।